देखिए आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, सबने उसका आंसर दे दिया था और ये आंसर आप सबको देना पड़ेगा। हाउ वी डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो इसका आंसर दिया गया था कि अगर हम एक कंपास ले लें और उस जगह पर इंट्रोड्यूस करें और वो डिफ्लेक्ट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और डिफ्लेक्ट नहीं करता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि इस वाले जोन में यहाँ पे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका जो है वो यही है, आपके पास में जो मैग्नेटिक नीडल है उस मैग्नेटिक नीडल को ही हम यहाँ पे कंपास कह रहे हैं, इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। अगर डिफ्लेक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और लास्ट वाले टर्न पर इस मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करने वाले, बनाने वाले लोग, उनमें से एक था हमारे पास में कॉइल, और कॉइल ने अपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, और इस स्ट्रेट वायर को मोड़ करके हमने यहाँ पर कॉइल बना रखी है, ये कॉइल बना दी। तो लास्ट वाली क्लास में इस स्ट्रेट वायर में करंट भी है, तो इसी को मोड़ करके आपने कॉइल बना लिया। कॉइल का मतलब हो गया था जो टर्न होंगे, फेरों की जो संख्या होगी, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, वो एक से ज़्यादा होगी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए कॉइल बनेगी, और अगर नंबर ऑफ टर्न केवल एक ही है तो वो लूप बन जाएगा। लूप का मतलब हो गया जो टर्न होंगे वो आपके 1 के बराबर होंगे, टर्न बराबर 1 होंगे। तो ये लोग जो है करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, करंट कैरिंग जो लूप होता है, वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सेंटर पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, उसका फार्मूला डिराइव किया था, कितना आया था, 4 ब्रैकेट आए थे। पहले ब्रैकेट में μ0/4 पाई, दूसरे ब्रैकेट में I बाई रेडियस, तीसरे ब्रैकेट में 2 पाई, और लास्ट ब्रैकेट में n। अगर आप लूप की बात करोगे तो n की जगह पर 1 हो जाएगा। और डायरेक्शन भी निकालना सीखा था कि डायरेक्शन कैसे निकलती है b की। तो डायरेक्शन के लिए रूल था राइट हैंड वाला रूल, अपनी राइट हैंड की सारी फिंगर्स को करंट के साथ कर दिया जाता है, जैसे जैसे करंट चलती है वैसे वैसे फिंगर को मोड़ा जाता है, और ऐसा करने पर जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले केस में जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर वाली होगी। अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इस लूप के केस में भी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, क्रॉस लगा के। अगर करंट की डायरेक्शन बदल दें, करंट की डायरेक्शन बदल दें, तो अब अगर हम वही राइट हैंड वाला रूल लगाएं तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द करंट। तो आप अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को करंट के साथ फोल्ड कर दीजिए। ऐसा करने पर जो अंगूठा होता है दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस वाले केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, बाहर की ओर है, और जब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हम उसको डॉट लगा के लिखते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला आपने डिराइव किया था। जनरल वे में हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि फॉर आर्क शेप कॉइल, अगर कोई कॉइल जो है पूरा पूरा सर्कल नहीं बना पाई है, जैसे मान लेते हैं कि कॉइल ने आर्क शेप फॉर्म कर लिया, ये आर्क शेप कॉइल है, ये है तो कॉइल लेकिन ये कंप्लीट सर्कल में नहीं बदल पाई है, तो अब इसकी जो शक्ल है वो आर्क शेप कहलाएगी। और इसके पास करंट भी है, इसके पास करंट भी है। तो अगर आर्क शेप कॉइल है तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो फंडा था μ0/4 पाई I बाई रेडियस। यहाँ पे चेंज आता था, यहाँ पर लिखा जाता था थीटा, जहाँ पे ये थीटा उस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है। जो आर्क शेप है वो 100% सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म जरूर करेगी। तो थीटा जो है एंगल फॉर्म बाय द आर्क शेप एट द सेंटर एंड शुड बी इन रेडियन। कीप इन माइंड कि अगर अकेला एंगल है
और वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऑपरेट होता है। यहाँ पे थीटा एक एंगल है जो कि अकेला है, अकेला इन द सेंस ये साइन कॉस के साथ नहीं है। तो अगर अकेला एंगल है और देखो इसके बगल में आई माने करंट है, आर माने रेडियस है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अगर एंगल के साथ अकेला एंगल है उसके साथ कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो मेजरमेंट का रूल यही है कि एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो ये सारा का सारा था लास्ट क्लास का रिवीजन। तो आज की क्लास में जो आपने लास्ट क्लास में किया है काम, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये रहा आपके लिए सवाल। न्यूमेरिकल की दुनिया में बड़ा फेमस क्वेश्चन है एंड दैट इज वाई इसको नोट में लिखा जाएगा। स्ट्रेट वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है फोल्डेड इनटू स्मॉल एन टर्न्स कॉइल। शायद आपको दोबारा ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने वायर को मोड़ करके कॉइल बनाई, तो कॉइल देखो मैंने ऐसी बनाई। बताओ इस कॉइल में कितने फेरे हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 5। बट आपके सिलेबस में ये वाली कॉइल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखो कॉइल की रेडियस कैसी है, अलग अलग। तो आपके सिलेबस में ऐसी कॉइल नहीं है। आपके अपने एकेडमिक्स लेवल पे जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म है। अगर एक टर्न सम रेडियस सेंटीमीटर है उसकी, तो दूसरे टर्न की रेडियस भी कितनी होगी, उतनी सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली अदर की भी उतनी। तो ये बार बार नॉक करने वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड है कि एकेडमिक लेवल पर जो कॉइल होती है उसके एक टर्न की रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो बाकी की भी कितनी होगी, 10 होगी। तो स्ट्रेट वायर है, करंट आई के साथ है, देख सकते हो आप। स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ फोल्डेड इनटू n टर्न्स कॉइल एंड देन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, फाइनाइट लेंथ फोल्डेड इनटू n टर्न्स कॉइल एंड आफ्टर इट अगेन फोल्डेड, इसको फिर से फोल्ड किया गया, फोल्डेड इनटू लूप। तो क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में अपनी, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at center of coil and loop। ये है क्वेश्चन। ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर हो गया। हमने तो काफ़ी मोटा दिखाया है बोर्ड पर। आपको पता है कि वायर की जो थिकनेस होती है लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होती है और फाइनाइट लेंथ का है। तो कितनी लेंथ का है बताया ही नहीं गया, तो मान लेते हैं एल लेंथ का है, एल लेंथ है इसकी। और बॉयज ने इसको मोड़ दिया है एन टर्न की कॉइल में। तो बॉयज ने इसी वायर को मोड़ा और एन टर्न की कॉइल बना ली। इस वायर के पास आई करंट है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो जब ये फोल्ड किया जाएगा तो करंट तो आई रहेगी। ये सेंटर हो गया भाई। अब इस कॉइल की कुछ रेडियस होगी, बिल्कुल होगी, मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो आप देखिए कि इस कॉइल की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो अगर आप कॉइल की टोटल लेंथ निकालो तो एक टर्न की लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर। और कुल कितने टर्न है क्वेश्चन में, n है। तो n टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी, n इंटू 2 पाई आर। और ये कॉइल बनाई किससे, तुमने इसी l लेंथ से तो बनाया है। तो यहाँ पर l बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसी एल लेंथ के वायर को मोड़ करके गर्ल्स ने लूप तैयार कर लिया है, तो लूप बन गया भाई। सेंटर ये रहा लूप का, रेडियस कितनी है लूप की, चलो मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो जरा सा फिर से एक बार क्वेश्चन कर लिया जाए, जो लूप तैयार हुआ है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। लूप में केवल एक ही टर्न होता है, और ये जो लेंथ है एक्चुअली किसकी है, इस्तेमाल होने वाले वायर की है, और आपने इस्तेमाल होने वाले वायर की लेंथ को क्या लिया हुआ है, एल। तो एल बराबर हो गया 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कॉइल का जो सेंटर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी कॉइल, और जो लूप का सेंटर है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी लूप, इनका रेशियो चाहिए। तो अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके से देखें तो फटाफट इसका आंसर ही आपको पता होना चाहिए, बट अगर इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके से देखें तो फिर हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट तो हटा दें। अब पिछली क्लास में जो फार्मूला आपने बियो-सावर्ट्स लॉ से निकाला है, वो फार्मूला एक बार जरा लिखाइए यहां पर। बी एट सेंटर का फार्मूला क्या है, 4 ब्रैकेट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस थीटा और साथ में एन। अभी से आदत डाल लो, थीटा वाली आदत अभी से डालो। व्हाट इज थीटा, एंगल फॉर्म बाई गिवन ज्योमेट्री एट द सेंटर। थीटा की आदत अभी से डाल लीजिए। अब यहां पर जरा बी कॉइल लिखिए, तो बी कॉइल के सेंटर पर म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई माने करंट, कितनी करंट है आई, आर माने रेडियस, कितनी रेडियस है आर, और पूरा का पूरा कॉइल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 2 पाई, और टोटल टर्न कितने दिए गए हैं स्मॉल एन। तो यहाँ पे स्मॉल एन आ गया, इक्वेशन नंबर आ गया 3। बी निकालिए जरा लूप के सेंटर पर, लूप के सेंटर पर, लूप के सेंटर पे बी कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई कितना होगा, आई तो वही है क्योंकि इसी वायर को फोल्ड करके आपने लूप तैयार किया है, और इसी वायर को फोल्ड करके आपने जो है कॉइल तैयार किया है, तो आई तो वही होगा। और नीचे इस फार्मूले में क्या है, रेडियस, तो लूप की रेडियस तुमने क्या मानी, स्मॉल आर, और थीटा, लूप भी क्योंकि पूरा पूरा चक्कर लगा रहा है, पूरा कंप्लीट उसने ज्योमेट्री बनाई है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 2 पाई, और लूप में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को डिवाइड कर दो, बी कॉइल अपॉन में बी लूप। पूरी बात यहां पर आप समझिएगा, डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आई और आई कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 के साथ क्या रह जाएगा, n बाई आर, और अपॉन में क्या रह जाएगा 1 बाई स्मॉल आर। याद रखें ये जो रेडियस आर है कैपिटल और स्मॉल आर, ये तो हमने कंसीडर की है ना, ये क्वेश्चन में तो दी नहीं गई है। क्वेश्चन में तो केवल ये दिया गया कि फाइनाइट लेंथ का वायर है और फोल्ड करके एन टर्न की कॉइल बनाई गई है और एक बार लूप बनाया गया है। तो जो तुमने कंसीडर किया है क्वेश्चन को करने में वो गायब होना चाहिए। स्मॉल आर कंसीडर है, कैपिटल आर कंसीडर है, तो इसको हटना चाहिए। तो स्मॉल आर की वैल्यू आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, स्मॉल आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितनी आएगी, L बाई 2 पाई, ये स्मॉल n है ही ऑलरेडी, और कैपिटल आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी आएगी, L बाई n 2 पाई। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर यूज की गई है 1 को और इक्वेशन नंबर यूज किया गया है 2। और फिर देखिए रेशियो वाला पार्ट कितना आ जाएगा, B कॉइल के सेंटर पर अपॉन में B लूप के सेंटर पर। तो आप देखिए मैनेज करिए, L से L कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये नीचे वाला n ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा
n²/1। ये रहा आंसर। अब मान लो ये सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, अगर यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो अब ऑब्जेक्टिव में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सीधे रिजल्ट पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अब यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाता है, सेम क्वेश्चन कहता है कि एक फाइनाइट लेंथ के वायर को फोल्ड करके 20 टर्न की कॉइल बनाई गई और फिर उसी वायर को फोल्ड करके 1 टर्न का लूप बनाया गया। बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। इवन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फुल मार्क्स 5 मार्क्स का हो तो भी आप सीधे अप्लाई करें। वी नो दैट बी एट सेंटर ऑफ कॉइल, बी एट सेंटर ऑफ लूप इज इक्वल टू कितना होता है, n²/1। और सीधे आप फार्मूले की तरह से यूज करके आंसर देना है। नोट कर लीजिए आप इसको। को डायग्राम बनाना है किसका, 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन सेंटर लेकिन कॉमन है दोनों के। ये डायग्राम बनाइए अगर बन सके तो। फिर इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, उसकी बात करनी है। 2 कॉइल हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं लेकिन सेंटर कॉमन है। चलो जरा हम भी सोचते हैं। तो हमने कहा एक कॉइल ये हो गई और एक कॉइल ये हो गई, लेकिन इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, तो गलत हो गया ये तो। 90 डिग्री वाली बात तो यहां मेरी सही है। देखो दोनों कॉइल आपस में कितने डिग्री पर है, लेकिन सेंटर तो कॉमन नहीं हो पाया, गलत हो गया। आपको इसी को तो सही करना है कि ऐसा सिचुएशन जब 2 कॉइल 90 डिग्री टू ईच अदर होंगी और सेंटर कॉमन होगा, वो सिचुएशन कब आ पाएगी। ऐसे सोचा तो सब कुछ तो सही है बट सेंटर अलग अलग हो गए। तो अब एक बार जरा ट्राई और करते हैं। देखिए एक कॉइल तो ये हो गई। अब बोर्ड में लिखा हुआ है कॉइल, तो भले ही हम ये लूप बना रहे हैं बट इक्विवेलेंट टू आप कॉइल समझ लो। इसका सेंटर ये है भाई, एक कॉइल तो ये बन गई। और दूसरी वाली कॉइल अगर ऐसे बना लें लाइक दिस, ये, तो अब दोनों के सेंटर कॉमन हो गए। अच्छा देखो पहली वाली कॉइल का डायमीटर दिखाया जिससे 90 डिग्री वाली फीलिंग आ जाए, और दूसरी वाली कॉइल का डायमीटर दिखाया, तो देखो दोनों के दोनों डायमीटर आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री है कि नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का बनता है जिसमें दोनों कॉइल हैं और आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं और दोनों के सेंटर जो है कॉमन है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें जो है करंट है, मान लेते हैं कि इस वाली कॉइल में करंट है I1 और इस वाली कॉइल में करंट है I2। डायग्राम 3D होगा तो समझना पड़ेगा भाई। एक कॉइल ऐसी है, ये सेंटर रहा ये, और एक कॉइल ऐसी है, सेंटर रहा वही सेम। तो अब दोनों की दोनों कॉइल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। ये तो रॉन्ग था, हटा दिया जाए। सेंटर को जरा कुछ नाम दे दिया जाए। चलो मान लेते हैं सेंटर का नाम O है। तो पहले हम जिस कॉइल को देख रहे हैं, दूसरे को भूल जा रहे, वो ये वाली कॉइल है, I1 करंट वाली कॉइल ये है, सेंटर भाई ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ ही फिंगर्स को मोड़ना होता है। जो ये वाली कॉइल है I1 करंट वाली, वो ऐसे है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ये, और इस पर करंट जा रही है ऐसे, तो अंगूठा नीचे जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो I1 करंट वाली कॉइल से बनेगी, मान लिया वो B1 है, और ये तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। B1 निकालोगे कैसे, फार्मूला लगा के B1 निकाल आएगा। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड बनी है बिकॉज ऑफ द कॉइल हैविंग द करंट I1। अब मैं इस वाली कॉइल को बनाता हूं, जो ये वाली कॉइल है जिसके पास में I2 करंट है और सेंटर रहा ये। प्रैक्टिकल में ये कॉइल ऐसी है, ये ऐसी है, और सेंटर यहां कहीं पर।
तो इस पे करंट है I2, तो ध्यान देना भाई, मैं फिंगर के साथ करंट को, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी। आप जरा प्रैक्टिकल में सोचिए, जिसको मैंने बनाया है I2 वाली कॉइल, I2 वाली कॉइल ये है, ये I2 वाली कॉइल, इसमें करंट ये जा रही है, तो फिंगर को जब मोड़ेंगे तो अंगूठा मेरा इधर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बिकॉज ऑफ दिस, वो क्या हो जाएगा, ये रहा B2। बट ये दोनों कॉइल तो साथ साथ है ना भाई, हमने तो अलग अलग बनाया आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो यहां पर आप देखिए कि जब जब दो कॉइल परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन सेंटर होंगी, तब तब एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने B1 माना है, और दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने B2 माना है, B1 B2 हमेशा आपस में कितने डिग्री पर होंगी। और ये बात अगर तुम्हें पता होगी तो वहां पर न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको ये अच्छा B1 B2 निकालने का तो कोई मुद्दा नहीं आएगा ना, फार्मूला लगा के B1 भी आ जाएगा, B2 भी आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो भाई दो वेक्टर हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब दो वेक्टर आपस में थीटा डिग्री पर होते हैं तो रिजल्ट निकालने का तरीका होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2, और cos 90 आएगा, एंड दैट इज वाई cos 90 0 हो जाएगा। तो इस केस में B टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। जो बात सिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि जब जब दो कॉइल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन सेंटर होंगी, तब तब उस कॉमन सेंटर पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक इस कॉइल से दूसरी उस कॉइल से, दोनों आपस में कितना बनाएंगे 90। तो जितने जगह पर ये तुम्हारा कंप्लीट होगा उतना स्पेस छोड़िए, अपनी कॉपी में उतनी जगह छोड़िए। आप पहले न्यूमेरिकल करके दिखा दीजिए हमें। क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन लिखिए 2 TW2 डिफरेंट कॉइल्स, 2 डिफरेंट कॉइल्स, ब्रैकेट में करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर कॉमा 6 एम्पियर। 2 डिफरेंट कॉइल्स, ब्रैकेट में करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर कॉमा 6 एम्पियर, ब्रैकेट कंप्लीट कर दें। फिर से बोल देता हूं, 2 डिफरेंट कॉइल्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर कॉमा 6 एम्पियर, ब्रैकेट क्लोज। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन सेंटर, 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 full stop. Find magnetic field intensity at center. Find magnetic field intensity at center if number of turns are ARER, number of turns are 20, 100 respectively, 20, 100 respectively, and radii are ARER 1 meter, 2 meter respectively, 1 meter, 2 meter respectively। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम डायग्राम नहीं बनाओगे, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन में अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा ही बनेगा? तो सॉल्व हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। एक कॉइल है, एक कॉइल और है। इस वाली कॉइल पे करंट कितनी है
4 एम्पियर और इसमें कितनी है 6 एम्पियर। इसमें कितने टर्न है 20 टर्न है। इसमें कितने टर्न है 100 टर्न है। इसकी क्या रेडियस है 1 मीटर। इसकी क्या रेडियस है 2 मीटर। मान लेते हैं इसने मैग्नेटिक फील्ड B1 दी है और इसने मैग्नेटिक फील्ड B2 दी है। तो B1 निकाल लिया जाए, 4 ब्रैकेट का फंडा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस, ब्रैकेट में थीटा, तो थीटा यहाँ पे 2 पाई होगा, साथ में n होगा। B1 आ गया। B2 भी फार्मूला यही रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस। 4 ब्रैकेट वाला फंडा यहाँ पे लगाया जाए, साथ में रहेगा 2 पाई और n। वैल्यू अब हमें भी रखनी है, आपको भी रखनी है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। I माने करंट 4 है, R माने रेडियस 1 है, 2 पाई, n यहाँ पर कितना है 20। तो B1 की वैल्यू आ रही है, जो हमको मिल रही है वो मिल रही है 4 4 जा 16, 160 पाई 10 की पावर -7। क्योंकि सारी कैलकुलेशन SI में की गई है, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो टेस्ला होता है, निकोला टेस्ला के नाम पर। इसके अलावा इसका एक यूनिट और होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको वो मिलेगा। टेस्ला तो उनके रेस्पेक्ट में है, टेस्ला साहब के। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी इसका यूनिट है, कैसे आता है पता चल जाएगा। अब B2 निकालने की बारी है भाई। B1 तो निकाल लिया है, आप लोग चेक करना मैंने जो B1 निकाला है कहीं गलत तो नहीं निकाला, आपसे मैच करना चाहिए। B2 आया 10 की पावर -7, I माने करंट दैट इज 6, R माने रेडियस दैट इज 2 पाई, n माने 100। तो यहां से B2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 जा 3 2 जा 6। तो ये आया 600 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। B1 और B2 आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर। अरे बोलो भाई, तुम्हें कैसे पता परपेंडिकुलर, क्योंकि तुमने इस पर्टिकुलर केस को पहले डिस्कस किया है। तब पाया है कि अगर दो कॉइल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं विद कॉमन सेंटर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर। अब उसके बाद B टोटल निकल आएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा B टोटल, √B1 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर। तो B1 स्क्वायर कितना है भाई 160 पाई पर स्क्वायर और 10 की पावर -7 पर भी स्क्वायर, प्लस B2 कितना है भाई 600 पाई पर स्क्वायर और इनटू में 10 की पावर -7 का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा ना, वैल्यू आ चुकी है और अब सॉल्व हो जाएगा। चलिए, जो स्पेस आपने छोड़ा हुआ है उसमें ये काम कर लीजिए। B1 की वैल्यू है 160 पाई 10 की पावर -7 होल स्क्वायर और B2 की वैल्यू है 600 पाई 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर और आगे टेस्ला। जो स्पेस आपने छोड़ रखा है उसको कवर करिए। तो दोनों ही प्रॉब्लम जो क्वाइल की आपने की हैं आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इसको नोट कैसे करेंगे, पहले ये 2 कॉइल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन सेंटर विद करंट और डिस्कस द कंडीशंस। जिस चैप्टर में हम हैं वहाँ पे करंट रखने वाला मैग्नेटिक फील्ड देता है,
वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। तो सबसे पहले आप जो है ये डायग्राम बनाएं, फिर अलग से ये डायग्राम बनाएं, फिर ये बनाएं, फिर रिजल्ट। और डायग्राम हमसे बेहतर बने आपकी कॉपी में, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए, अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक तरीके से करंट लूप है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? तो ये एक नॉलेज बेस्ड पॉइंट हुआ आपके लिए। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसी को मैं फ्लोइंग कह रहा था, सही टर्म्स तो वैसे रिवॉल्विंग ही है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट is equivalent to करंट लूप। तो क्या ये बात सही है और या ये गलत है? अगर ये सही है तो भैया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्योंकि लूप के सेंटर पे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर ये गलत है तो काम खत्म हो गया। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करंट लूप में क्या होता है जरा बताना मुझे, बोर्ड पर जो कुछ है हटा दें। करंट लूप में क्या होता है? एक लूप होता है कुछ रेडियस का और उसमें करंट होती है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है ना, बिल्कुल वैसी ही तो होगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पर कोई बिजी तो नहीं? उत्कर्ष बाबू हटाएं। मैंने न्यूक्लियस लिया छोटा सा, जो कि बहुत छोटा सा है। ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करने के लिए एक स्टेटमेंट सुनो। जैसे मान लो फुटबॉल ग्राउंड है और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पर शक्कर का एक दाना पड़ा हुआ है। इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड और उसके सेंटर पर एक शुगर पार्टिकल है, शक्कर का एक दाना है। न्यूक्लियस का हाल यही है और एटम का हाल वही है। यानी कि एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर किया जा रहा है कि फुटबॉल वाला जो ग्राउंड है वो लाइक क्या है? एटम। और उसमें जो शुगर वाला पार्टिकल जो एक छोटा सा पड़ा हुआ उसका क्या हाल चाल है? न्यूक्लियस। मतलब एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज में कंपेयर देखो कि न्यूक्लियस क्या होता है एटम के कंपेयर में? बहुत 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 छोटा। तो ये जो है हमने एक न्यूक्लियस बनाया है आपके लिए, छोटा सा ये न्यूक्लियस है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जैसे लूप में एक सर्कल होता है ऐसे ऑर्बिट में भी सर्कल जैसी सिचुएशन तो है। अब लूप में करंट होती है तो क्या बन जाता है? करंट लूप। तो क्या इस ऑर्बिट में करंट है? आंसर है हाँ, क्योंकि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा था तो एक फंडा देखा था। क्या था फंडा? फंडा था कि जब चार्ज चक्कर लगाए, जब चार्ज क्यू गिव्स सर्कुलर मोशन, अगर किसी ने कहा कि चार्ज की वैल्यू सर्कुलर मोशन करेगी तो हम करंट निकाला करते थे। देन इलेक्ट्रिक करंट निकल के आती थी I बराबर, तो I निकालने के कई सारे तरीके थे। एक था I बराबर Q बाई कैपिटल T। कैपिटल T होता है एक चक्कर का समय और एक चक्कर के समय को बोलते हैं टाइम पीरियड। बाकी Q तो आप देख ही रहे हैं, चार्ज है जो कि चक्कर लगा रहा है। और हम करंट निकालते थे Q इंटू एफ। एफ यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ से बन गया भाई, देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखा है ना, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या आगे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड। और हम इसको निकालते थे Q ओमेगा बाई 2 पाई, क्योंकि चक्कर लगाने की कहानी में ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो एफ बराबर आ गया ओमेगा बाई 2 पाई।
और एक फंडा होता था क्यू वी अपॉन 2πr, 2πr, जहां पर r होती थी रेडियस और v होती थी चक्कर लगाने वाले की स्पीड, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये कहानी डिस्कस हो चुकी है कि जब कोई चार्ज चक्कर लगाता है तो करंट बनाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो क्या बना रहा होगा? करंट। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या बना रहा है? करंट। तो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, क्या बना रहा है? करंट। फंडा आपका ये है। तो कितनी वैल्यू की करंट बनेगी, जरा उसको लिख लेते हैं। तो कितनी वैल्यू की करंट बनेगी? तो करंट इन ऑर्बिट, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का जिस ऑर्बिट में चक्कर लग रहा है वहां पे करंट बनती है। कैसे निकाली जाती है? इस कॉन्सेप्ट से निकाली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इन ऑर्बिट I बराबर होगा Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? छोटा e, वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻⁹। कैपिटल T, एक चक्कर का समय। अच्छा, ये जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, जो ये ऑर्बिट है इसकी रेडियस r है। तो अगर कोई चैलेंज करे कि एक चक्कर का समय निकालोगे कैसे, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक चक्कर की दूरी क्या होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, और स्पीड 2πr/v। ये जो फंडा है इसकी यहां पर इस डिस्कशन में कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि मैग्नेट जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम रिवाइज कराते रहेंगे। देखिए, एक फंडे का रिवीजन हो गया। मतलब ये सारी बातें आपको पता हैं, ऐसा सोच के चलेंगे। तो यहाँ रहा क्वेश्चन, आपने यस पे टिक लगाया, और अगर यस पे टिक लगाया तो अगला सवाल ये है, तो बताओ सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की तैयारी चल रही है। पहले करंट निकाली जाए, E/T और E × F। ये तो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक चक्कर का समय दिया जाएगा तो E/T से करंट निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो E × F से निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन में ओमेगा एंगुलर स्पीड दी गई तो E⍵/2π से निकालेंगे, और अगर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई तो फिर हम निकालेंगे EV/2πr। 2πr, देखो कैपिटल T की वैल्यू अगर ये रख दो, यहाँ पर कैपिटल T बराबर रखो 2πr/v, तो ये अपने आप बन जाता है। तो लीजिए, करंट आ गई। अब जब करंट आ गई तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? वही अप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा? B एट सेंटर। एक्चुअली जो सेंटर है वो कौन है? न्यूक्लियस। यानी कि जो सेंटर पर यहाँ पर है वो क्या है? न्यूक्लियस। तो एक तरीके से आप B न्यूक्लियस पर निकाल रहे हैं। कितना आएगा? 4 ब्रैकेट μ0/4π I/ रेडियस, और अगले ब्रैकेट में थीटा जो कि 2π है, और लूप का मामला है तो n बराबर क्या होगा? 1। ये आंसर हो गया। अब आपको करना क्या पड़ेगा? केवल I चाहिए होगा ना, I। तो I निकालने के रास्ते वो हैं, और ऑर्बिट की रेडियस दी जाएगी, निकल जाएगा। नोट करिए कंप्लीट रिजल्ट। हाँ जी, जाओ। यहाँ डायग्राम में अपडेट कर लेना। E पर नेगेटिव बनाया तो क्या इंडिकेशन है? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके पास चार्ज कितना है? E वैल्यू का। इसका मास कितना है? M वैल्यू का। और ये कितनी चाल से, कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है वो V है। डायग्राम में मैंने ये अपडेट किया, आप लोग भी कर लेना। तो V चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, मास कितना है? M है, चार्ज कितना है? E है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि बताओ भाई एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के जो रिजल्ट्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपने पढ़ रखे हैं। बस उनको अप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। जो फंडा वाला पार्ट है हटा दें,
फंडा वाला पार्ट हटा दें। तो एंगुलर मोमेंटम भी आपसे पूछते हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो अब ये पूछते हैं हमसे एक क्वेश्चन और एडिशनल कि एंगुलर मोमेंटम बताइए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सिंबल क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? या तो आपने इसको कैपिटल जे से लिखा होगा या फिर आपने इसको कैपिटल एल से लिखा होगा। हम यहां पर कैपिटल एल से लिखेंगे। तो कैपिटल एल कैसे निकलता है? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन आया। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास जो चक्कर लगा रहा है इनटू में स्पीड जो चक्कर, जिस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, और तीसरा ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ब्रैकेट में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम रोटेशनल या रोटेशन पॉइंट। तीसरा ब्रैकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहीं कोई समस्या हो तो तुरंत पूछना। चलिए चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास चलते हैं। तो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये रही, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये स्पीड हो गई भाई। अगर आप डायरेक्शन की भी बात करते हो तो वेलोसिटी हो गई। तो मास तो इसका m है, ठीक है। ये तो स्पीड कितनी है? v है। और ये देखो तीसरा ब्रैकेट जो लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहा है? ये न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका नाम है पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो यहां से वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जब यहां से वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे तो वो क्या बन जाएगी? रेडियस। क्या बन जाएगी? एंड दैट इज वाई यहां पर आ जाएगा रेडियस। चांस की बात है इस केस में ऐसा बन गया, अदरवाइज किसी और केस में होता तो हो सकता है कि वो रेडियस ना बनता। तो ऑलवेज तीसरे वाले ब्रैकेट को फिर से देखो। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, समझने की कोशिश करना भाई। एक अलग से डायग्राम बनाता हूं जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से लेना देना है। ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये है रोटेशन का पॉइंट, इसके अबाउट कोई चक्कर लगा रहा है, और ये रही वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस ये वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लोगे? यहां से सामने वाली वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो डिस्टेंस आएगी वो लिखा जाता है। और यहां पर इस डिस्टेंस का काम किसने कर दिया है? ऑर्बिट की रेडियस ने, ठीक है। तो m इंटू वी इंटू आर, तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम भी आपसे पूछ लेते हैं, तो एक स्टेप अगर आप और आगे चलते हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखो डायग्राम में फिर से कुछ अपडेट हुआ है, उसको करो और फिर इसको लिखो। जो जो अपडेट डिस्कशन के साथ साथ डायग्राम में हो रहे हैं वो करते चलिए। हटाएं इसको। एक फ्रेश डेफिनेशन है यहां पर, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, पूरा ही नाम लिख देते हैं, वैसे ही होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी थोड़ी सी डिटेल अभी देख लीजिए और थोड़ी सी जब मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ याद आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस किनारे पर चार्ज होता था
दूसरे किनारे पर चार्ज होता था, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस को डाइपोल की लेंथ कहते थे, जो कि हैबिट में हमने 2l से लिखी थी। ठीक है, तो ये चार्ज है पोल पर, ये भी है पोल पर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। 2l को कहा जाता था डाइपोल लेंथ। तो Q और 2l का जो प्रोडक्ट होता था दैट इज कॉल्ड P, और P का नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलते हैं बार मैग्नेट के पास, जो मैग्नेटिक मटेरियल मिला था। तो मैग्नेटिक मटेरियल के किसी भी टुकड़े को आप लीजिए और फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में स्टे करता है। तो जो पॉइंट नॉर्थ पर होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो साउथ पर होता है वो साउथ पोल कहलाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में किनारों पर चार्ज होता है, ऐसे ही मैग्नेट में किनारों पर पोल आ गए। अब एक क्या करिए, आयरन का पाउडर लीजिए, किसी पेपर में आयरन का पाउडर रख दीजिए और डाइपोल इस मैग्नेट को वहाँ रख दीजिए। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी होती है कि आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो अगर आयरन के पाउडर से भरे हुए डिब्बे में इस मैग्नेट को डाल दिया जाए और फिर उसको बाहर निकाला जाए, तो आपको कुछ ये नज़ारा दिखेगा कि सारे के सारे जो मैक्सिमम मतलब मोर देन 99% जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो पोल पर चिपके हुए हैं, पोल पर चिपके हुए हैं। यहां एक दो हो सकते हैं, बट 99% के आसपास जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो इस पोल पर चिपके हुए हैं। इस प्रैक्टिकल से ये पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है? पोल पर है। सबसे ज़्यादा ताकत है वो कहाँ पर है? पोल पर। इसी ताकत को कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या कहा जाता है? पोल स्ट्रेंथ। इसको हम दोबारा भी पढ़ाएंगे जब मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? अभी केवल इंट्रोडक्शन के लिए। तो पोल स्ट्रेंथ को m से लिखा जाता है, m से। जितनी पोल स्ट्रेंथ यहां होती है उतनी ही यहां पर होती है, तो यहां पर भी m से लिखा जाता है। अच्छा, ये जो नॉर्थ होता है ये तुम्हारी अपनी फिजिक्स का क्या है? प्लस वाई एक्सिस, और जो साउथ होता है वो फिजिक्स का क्या है? माइनस वाई एक्सिस। इसलिए नॉर्थ वाली पोल स्ट्रेंथ को प्लस से लिखा जाता है और साउथ वाले को किससे लिखा जाता है? माइनस। अब इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वही 2l ले लीजिए। तो यहाँ पर स्मॉल m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M, एंड दैट कैपिटल M इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बनाते थे कि द प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ, Q का नाम है पोल चार्ज, 2l का नाम है डाइपोल लेंथ, तो प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ, ये दोनों लोग भी तो डाइपोल ही तो हैं, मैग्नेट के डाइपोल है लेकिन, एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब आ जाइए अपनी कॉइल पर। ये कॉइल है, ये कॉइल। ये भी पता चल चुका है कि कॉइल के पास, करंट कैरिंग कॉइल के पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जैसे तुम्हारे इस मैग्नेट के पास में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ऐसे इस कॉइल के पास भी क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल। हाउ यू कंफर्म कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, जैसे मान लो हम करंट यहां चला दें, आई करंट चला दिया, तो चलो चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फिंगर के साथ करंट को, ऑल द फिंगर्स को करंट के साथ मोड़ा तो थंब कुछ इस तरीके से जाएगा, लाइक दिस। ये थंब की डायरेक्शन है कि नहीं? तो जिस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या होती है? साउथ। इसका मतलब ये हो गया कि कॉइल के पास में भी दो दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक क्या है? साउथ पोल। कॉइल के पास में भी पोल स्ट्रेंथ होगी,
कॉइल के पास में भी क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी। और जब यही सारा फंडा लगा करके, ध्यान देना, यही सेम फंडा हम कॉइल के लिए लगाते हैं, यानी स्मॉल m किसका, कॉइल का, और 2l किसका, दोनों के बीच की जो लेंथ है उसका। ये सारा कॉन्सेप्ट जब लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल M की वैल्यू आती है NIA, यानी N यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, I यहां पर क्या है, फ्लोइंग करंट इन ए कॉइल, और A यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ए कॉइल। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुमको 2 बार पढ़ना पड़ता है। एक बार उसके लिए पढ़ना पड़ता है जब वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और एक बार तब पड़ता है जब आपके पास में एक कॉइल होता है। इसी तरीके से कॉइल के बाद में जब तुम और आगे बढ़ोगे तो सॉलिनॉइड आएगा। सॉलिनॉइड में भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो सॉलिनॉइड के केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला और कॉइल के केस में मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले समय पे आपको बताए जाएंगे। बट अभी बात होनी थी कॉइल की, तो ये रिजल्ट है। सिंपली आप इसको वहां एग्जाम में डिफाइंड कैसे करोगे, कहानी तो बताओगे नहीं, सिंपली आप डिफाइन करोगे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉइल एरिया एंड इलेक्ट्रिक करंट along with number of turns, product of coil area and flowing electric current along with number of turns is called magnetic dipole moment of current carrying coil। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कॉइल का जो तुम डायरेक्शन बी की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, वही प्रोसेस। तो जैसे तुमने यहां पर अपने फिंगर्स को करंट के साथ कर्ल करते थे, तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है, थंब जा रहा है, वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो पीछे वाली क्या है, तुमने वैसे सोचा है, तुम्हारी वो अप्रोच हमने 3D में बनाया, हमने कॉइल ऐसा बनाया। अगर तुम जैसे तुम सोच रहे हो वो इस तरीके से सोच रही है, तो तुम्हारा वाला कॉइल ये हो गया। तो अब आप अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यानी कि जो इस बोर्ड के उस तरफ खड़ा होगा वो क्या होगा, नॉर्थ, और जो तुम्हारी वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, साउथ। मैंने 3D देने की कोशिश की थी। तो हेडिंग है तुम्हारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ब्रैकेट में लिख दो फॉर कॉइल। हम इसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉइल के लिए। फॉर कॉइल ब्रैकेट में लिख दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर कॉइल ब्रैकेट में। डेफिनेशन क्या होगी, एक बार लिखने से पहले सुनाइए। प्रोडक्ट ऑफ एरिया, कॉइल एरिया एंड फ्लोइंग करंट along with number of turns। तो लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ कॉइल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ कॉइल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ कॉइल एरिया एंड इलेक्ट्रिक करंट कॉमा along with number of turns, along with number of turns, along with number of turns is called magnetic dipole moment। along with number of turns is called magnetic dipole moment। नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। किसी किसी बुक में म्यू से लिखा गया है, तो बराबर हो जाएगा एरिया, और तुमने क्या बोला है, करंट, और लास्ट में along with को along with में किसको ले आए हो, नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी यूनिट तो पता ही चल चुकी होगी, देख सकते हो भाई। इट्स यूनिट इज, बताइए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई माने एम्पियर, ए माने मीटर स्क्वायर। एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज
along डायरेक्शन ऑफ बी, और आपको डायरेक्शन ऑफ बी निकालना आता है, डायरेक्शन ऑफ बी। तो कॉइल में जब करंट होती है तो बी की डायरेक्शन निकालना आता है, तो जो बी की डायरेक्शन होती है वही इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। बताइए इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो ये, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? बी की निकालो डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी होगी? बाहर की ओर। कंप्लीट हुआ? वापस आ जाते हैं उसी पार्ट पर कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है ये बताना है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ रेशियो बताना है। क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन बोला जाए तो लिखें आप इसको, क्वेश्चन को एज ए हेडिंग बना के लिख लें, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन कर लेना, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का। फॉर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, फॉर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप किससे लिखोगे? दो चॉइस है, कैपिटल एम से हम लिख रहे हैं भाई। तो कैपिटल एम बराबर होता है IAN। तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू लूप, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू लूप, तो n बराबर 1 हो जाएगा। m I माने करंट, a माने एरिया, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज I? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से इक्विवेलेंट करंट, जिसके निकालने के कितने फार्मूले थे? I का फार्मूला था E बाई कैपिटल T, I का फार्मूला था E इंटू एफ, E ओमेगा बाई 2 पाई और EV अपॉन 2 पाई आर। हम इस वाले I को ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो वहां पर M और V और R आएगा, तो वहां पर V आएगा, तो I के में भी V वाला सिचुएशन ला रहे हैं। तो यहां से M इज इक्वल टू हो गया I की वैल्यू है EV अपॉन 2 पाई आर, और साथ में आया पाई आर स्क्वायर। ये n की जगह पे 1 क्यों लिखा गया एक बार बताइए मुझे? क्योंकि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू लूप। m बराबर हो गया EVR बाई 2, सही है ये? तो एक तो तुमने इस रिलेशन बनाने के सिचुएशन में कैपिटल M निकाल दिया अपने इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का, और कैपिटल L बराबर क्या है? MVR। ये हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट। आप क्वेश्चन कहता है कि इनका जरा सा आप मुझे रिलेशन बना के दीजिए, सॉरी रेशियो दे दीजिए। तो रेशियो ले लीजिए M बाई L, तो ये आ गया EVR बाई 2, और यहाँ पर MVR कट गया, तो M बाई L बराबर क्या हो गया? 1 बाई 2, और साथ में E बाई M। और E बाई M क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। भाई स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज जनरली अल्फा से लिखा जाता है, निकालने का तरीका होता है ऊपर चार्ज लीजिए नीचे मास लीजिए।
ऊपर चार्ज नीचे मास। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास। क्या सीखने को मिला, m/l होगा यहाँ। क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि चाहे जो ऑर्बिट आप ले लो, जैसे मैंने सेकेंड नंबर की ऑर्बिट ली, तो सेकेंड नंबर की ऑर्बिट का m/l बराबर कितना है, E/m का हाफ। और तुमने सेवेंथ नंबर की ऑर्बिट ली, तब भी m/l का रेशियो कितना आएगा, E/, यानी कि डिफरेंट ऑर्बिट का जो m/l रेशियो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो अगर क्वेश्चन बना कि भाई हमने फोर्थ नंबर ऑर्बिट का m/l निकाला है और x आया है, चौथे नंबर की ऑर्बिट का m/l निकाला है और x आया है, तो बताइए एट्थ नंबर ऑर्बिट का m/l कितना आएगा, आंसर क्या आएगा, x आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा था वो यहीं पर जाके कंप्लीट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो m/l बराबर हाफ इंटू स्पेसिफिक चार्ज, इसको भी लिख देते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है m/l बराबर हाफ एंड व्हाट इज E/m, ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका उस क्वेश्चन का आंसर जो तुमने इन फॉर्म ऑफ द हेडिंग लिखा था। अब एक पॉइंट और है यहाँ पर, उस क्वेश्चन के साथ नहीं है, अलग से है। जरा इस नोट को देखो, इस नोट को देखिए। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये पता चल चुका है, फॉर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग वाला है उसके लिए हमें पता चल चुका है। अब तो इलेक्ट्रॉन्स भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए m/l बराबर है E/2m। और ये रहा m बराबर E/2m, साथ में l। किसी ने जो है मन बना लिया कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगाने का मन बनाया, तो m भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। तो वेक्टर ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर लगाते हैं तो मॉड लगा देना। यहाँ तक सही है। व्हाट इज l, एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। और किसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीजर होता है। ये किसने बताया था? अरे केमिस्ट्री में कोई रूल है ये? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होता है, मल्टीपल इंटीजर। तो देखिए भाई, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना। L बराबर होता है h/2π साथ में इंटीजर। तो इंटीजर को तुम किससे लिखा करते थे, n से, स्मॉल n से लिखते थे। स्मॉल n का नाम क्या है, प्रिंसिपल। व्हाट इज स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे थोड़ा बहुत याद है इसके बारे में? अभी तक आप उसका आंसर नहीं दे पाए, ये बताया किसने था? हाँ सही कह रहे हो। बस हाइगनबर्ग नाम याद आ रहा है तो बस बोल देना। बोर मॉडल के बारे में कुछ पता है? बोर मॉडल, नील्स बोर का जो मॉडल था, तो सारी बातें वहीं बोर मॉडल में आई थी। फिर से मेरी बात को सुनो, मुझे वहां तक नहीं जाना, यहां तक आप आए। ये बात जो है आपकी एक मॉडल में बताई जा चुकी है। अब अगर आप इसको केमिस्ट्री में देखना चाहो तो आप बोर मॉडल पे जाइएगा, नील्स बोर का जो मॉडल है। तो वहां पर यह बताया गया था कि जैसे आप कह रहे हो कि ऑर्बिट्स कितनी होती हैं, बात को समझो जरा, मैं बताने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लो ये सन है, शायद तुम्हें इससे समझ में आई, ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ चक्कर लगा रही है।
तो सन और अर्थ के बीच में तो बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं ना, बहुत सारे खाली रास्ते हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते खाली हैं लेकिन वहां तो कोई चक्कर तो नहीं लगा रहा। इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स कितनी होती हैं? अनंत। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए ये जरूरी, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा। सन और अदर प्लैनेट, जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे अनंत ऑर्बिट्स हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, बट वो ऑर्बिट्स खाली पड़ी हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, खाली पड़ी हुई हैं, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीजर होती है। इंटीजर मतलब एक ऐसा नंबर जो डेसिमल में नहीं होगा, और इसी इंटीजर को हम n से लिखते हैं। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, h यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और इसी n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इतना आप आगे आ चुके हो कि आपने क्वांटम नंबर भी केमिस्ट्री में सुने होंगे, अगर अभी याद नहीं है पढ़े भी होंगे फिर तो। अब आप देखिए भाई यहां पर आ गया m = E/2m, L की जगह पर लिखा h/2π, साथ में स्मॉल n। तो देखिए m बराबर EH/4πm। प्लांक कांस्टेंट का h और n थोड़ा ऐसे बनाना कि दोनों में डिफरेंस लगे, तो कर्सी में आप सबको एक जैसा ना बना डालना। h माने h, n माने n। h यहां पे प्लांक कांस्टेंट है और ये आ गया n। नाउ चेक द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बारे में सोच के देखिए। E माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या कांस्टेंट है? h माने प्लांक कांस्टेंट, नाम ही है प्लांक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है? 6.6 10⁻34। 4 माने कांस्टेंट, पाई माने कांस्टेंट, m माने भी कांस्टेंट। तो क्या ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है? और इसी पूरे ब्रैकेट को EH/4πm, इस पूरे ब्रैकेट को कांस्टेंट कहा गया, कांस्टेंट, और नाम दिया गया इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। बोर नील्स बोर के नाम पर आया क्योंकि इधर जो सारी बातें हैं वो उन्हीं से कनेक्टेड है, नील्स बोर से। तो कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन सिंबल होता है म्यू और ये बी। बस यही डर था, जो लोग एंगुलर मोमेंटम को भी म्यू से लिखते हैं ना, वो यहां जाकर के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि ये वाला म्यू एंगुलर मोमेंटम का है और ये वाला म्यू भी क्या? बोर मैग्नेटॉन। तो यहां पर आप देखिए m बराबर आ गया म्यू बी n इंटू म्यू बी। घर जा करके आप इस बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकाल लेना। E की वैल्यू याद है, H सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास याद हो तो इसकी वैल्यू तुम्हें याद हो जाएगी। म्यू बी आपका एक ऐसी वैल्यू जो तुम निकाल सकते हो। अब आप देखिए एक नई सोच फिजिक्स में आ गई। नील्स बोर कहते थे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीजर होगा। फिजिक्स वाले लोगों ने उनकी इसी बात को कैसे बोलना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन का मल्टीपल इंटीजर होगा। जैसे आपने कहा सर इस वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उस वाली ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा? म्यू बी माने बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन का कुछ टाइम्स होगा, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना। क्लियर ये बात? फिजिक्स के नजरिए से अब आप सोचिए और आपको जो है इस रिजल्ट को, जो नील्स बोर का रिजल्ट था, उसको बोलना आना चाहिए। नील्स बोर कहता है इलेक्ट्रॉन केवल वहीं मिलते हैं जहां एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीजर होता है। तो फिजिक्स ने उसी बात को कंपाइल कर दिया, एक नया विजन लेके आया। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलता है जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन का मल्टीपल इंटीजर होता है। ये जो मल्टीपल इंटीजर है ना, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहली ऑर्बिट के लिए n बराबर क्या होता है? 1। सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू। तो आपने जो हेडिंग लिखी थी उसका आंसर तो ये है।
तो यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ फिनिश करिए, और इसको आप जो है एक नोट में लिखिए। समटाइम्स यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस कि व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन, 4 ऑप्शंस आर देयर। कांस्टेंट है भाई EH/4πm को भी बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। हाँ, स्पेशली बायो कैंडिडेट, बाकी सब लोगों को तो पता ही होगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx, sin x या माइनस sin x प्लस sin x, प्लस होता है, और sin x का क्या होता है, माइनस का cos x। तो चलिए ध्यान देना, हम कैपिटल B का पता लगाएंगे। कैपिटल B समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल B ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ भाई लास्ट वाली क्लास में आपने क्वाइल एंड लूप की वजह से पता किया था, सेंटर पे पता किया था। बाद में अभी थोड़ा सा और काम कर लें तो एक्सिस पर भी पता करेंगे। तो फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर बना लिया, फाइनाइट लेंथ का ये एक स्ट्रेट वायर बना लिया। कुछ नाम दे दें, चलो इसका नाम है JK। कितनी करंट है इसके पास, सपोज कर लिया I है, I करंट है। यहाँ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। प्रोसेस में आइए, बियो-सावर्ट्स लॉ के। बियो-सावर्ट्स लॉ का प्रोसेस क्या कहता था, कहता है कि जो भी आपके पास में करंट वायर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। तो ये रहा छोटा सा पार्ट आइडियल। इस छोटे से पीस को लेंथ के विजन से देखें तो लेंथ एलिमेंट है, और अगर इसमें I से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट। और डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द फ्लोइंग करंट। और फिर बियो-सावर्ट्स लॉ में छोटा सा लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट ले लिया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते थे। किससे लिखते थे आप इसको, R से। वेक्टर वाले अंदाज में R के ऊपर वेक्टर लगाओगे, मॉडुलस वाले अंदाज में केवल ऐसे R लिखोगे, ठीक है। और ये जो एंगल बनता था उसको क्या लिखते थे, थीटा। तो बियो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर दिया जाए तो B बराबर होगा इंटीग्रेशन dB। एक दो स्टेप वहां छोड़ दिए मैंने, पहले dB लिखो फिर इंटीग्रेशन लगाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा B इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ/r²। ठीक, अब अगर हम इस JK वायर से इस जगह को कुछ नाम दे दें, चलो नाम है इसका P। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लीजिए बताओ, जो सिंबल आप दे दो। वैसे तो स्मॉल d काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे DL में भी D लगा हुआ है, तो DL में भी D लगा हुआ है तो कैपिटल R ले लें। तो ये कैपिटल R है, और ये एंगल मान लेते हैं कुछ, चलो मान लेते हैं फाई है। तो व्हाट इज कैपिटल R, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सीधे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी डायग्राम के ही अगल बगल में लिखता हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, P है इधर M ले लेता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM। और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दिया जाए, चलो N ले लिया। तो PM/PN
तो Pm कितना है कैपिटल आर, Pn है स्मॉल आर। तो ये साइन थीटा वाली रिजल्ट इक्वेशन 1 हो गई, आगे काम आएगी। और अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं tan फाई। तो tan फाई सामने वाला परपेंडिकुलर mn और अपॉन में बेस Pm। तो मान लेते हैं कि mn यहाँ पर है, क्योंकि तुमने छोटे से एलिमेंट की लेंथ को dl लिखा है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है dl है, तो मान लेते हैं कि mn की वैल्यू l है। क्योंकि अगर हम इस dl का एक्सपेंशन करेंगे तो पूरा वायर कवर हो जाएगा ना। अगर मैं छोटी सी लेंथ को dy लिखता, dy, तो मैं इस वाली लेंथ को क्या लिख देता y, थोड़ा सा मैचिंग के लिए dl लिखा है तो इसको l कर दिया। तो अब tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, tan फाई की वैल्यू हो जाएगी l बाई r, कैपिटल R। तो यहां से आ जाएगा l बराबर r tan फाई। अब मैथमेटिशियन जिम्मेदारी लें और ये मुझे बताएं कि l बराबर r tan फाई में वेरिएबल कौन है। बायो वाले लोग सुने उनकी बात को, क्योंकि आपको भी अभी पता चल जाएगा जब ये आंसर देंगे। l बराबर r tan फाई में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है? वाह, l बराबर r tan फाई में वेरिएबल कौन है? r तो नहीं है यार, क्योंकि r तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे यहां से या तो r ही रहना है। वेरिएबल l और फाई है। आप देखो ना, अगर हम इस पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, अगर मैं इसके यहाँ लेता तो R तो वही रहता, L बदल जाता, L बदल जाता तो करस्पॉन्डिंग में फाई बदल जाता। तो L बराबर R tan फाई में वेरिएबल कौन है? L भी है और फाई भी है। तो जैसे अगर y बराबर लिखा हो x स्क्वायर, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y भी है और x भी है। तो तुम क्या निकालते थे? dy बाई dx निकालते थे ना। ऐसे ही यहाँ पे l बराबर r tan फाई में वेरिएबल कौन है? l भी है और फाई भी है, तो क्या निकालेंगे? dl अपॉन डी फाई। तो dl बाई डी फाई, तो यहाँ पर भी डी फाई लगेगा भाई। जैसे यहाँ पे dy बाई dx, तो यहाँ पर भी ddx। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे आया r tan फाई। और आगे ध्यान दें, ये आया dl बाई डी फाई, dl बाई डी फाई। अच्छा, डी फाई में r क्या है? कांस्टेंट, बाहर फेंक दिया जाएगा, तो बाहर आ गया ये, और रह गया डी फाई, और साथ में क्या आया? tan फाई। और जैसे अभी आपने इंटीग्रेशन मुझे बताया, ऐसे डी एक्स tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहां पर आ गया dl अपॉन में डी फाई इज इक्वल टू r sec स्क्वायर फाई। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब हमने इस पॉइंट पर आए तो हमने कहा बियोट-सावर्ट्स लॉ ने बताया था ये। अब इंटीग्रेट किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई माने करंट, स्मॉल आर का भी यहाँ पे काम तमाम किया जाए। तो अगर आप देखें तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस जिंदाबाद, बोलो। तो स्मॉल r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। dl की वैल्यू देखो क्या आएगी? R sec स्क्वायर फाई और डी फाई। dl भी आ गया। साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी? कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो यानी इस वाले स्टेप में हमने इस्तेमाल किया है यूजिंग इक्वेशन 1 का और 2 का।
भाई 2 वाले से dl की वैल्यू रखी है और 1 वाले से साइन थीटा रखी है, और वो एक छोटी सी बात है जो सपोर्टिंग डायग्राम में दिख रही है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ से आ गया b म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर फाई, ये भी आर है तो यहाँ आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ छोटा आर है तो छोटा आर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर हाफ। अब डी फाई, कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, यह ध्यान देना भाई। काफ़ी लंबी जर्नी हम लोग चल चुके हैं, इसलिए देखते रहना कोई भी टर्म छूटे ना, और नोट नहीं करना भी, जब आपको लेक्चर मिलेगा तो उससे अपना कॉपी कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए क्या आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। एक काम कैलकुलेशन का और करना है तो यहाँ किया जाए, ध्यान देना। उधर वहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो देखो भाई यहाँ पे है आर स्क्वायर और एल की वैल्यू लिख सकते हैं, देखो आर टेन फाई, एल की जगह पे लिख सकते हैं आर टेन फाई होल स्क्वायर, क्योंकि एल बराबर है आर टेन फाई। तो यहाँ पे आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो गया कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कितना आ गया सेक स्क्वायर फाई। ये जो नई चीज की है इसको डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 तक चले गए थे आप, और ये रहा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और अपॉन में लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 से क्या आया है वो, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ऊपर कितना लगा है 3/2 पावर, क्या लिखे हैं यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 3। तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और देखो 3/2 लाओगे तो आर क्यूब बनेगा, 3/2 लाओगे तो सेक क्यूब फाई बनेगा, और साथ में डी फाई, ठीक है। तो इतनी ये कैलकुलेशन अभी तक हो गई है। हाँ आगे ध्यान दें, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, डिस्टर्ब मत करें, इसलिए नहीं आपको जो है टाइम दिया गया है कि आप जो है डिस्टरबेंस में अपने आप को जो है ले जाएं। तो एक एक स्टेप यहाँ तक क्लियर है, डायग्राम छोड़ करके बाकी सब चीज़ें हटाते हैं, और लास्ट का टर्म भी अभी रखते हैं। अब जो लास्ट का टर्म मिला है उसको देखें रिजल्ट में क्या रह जाएगा। जब मौका आपके पास आता है कि हाँ बोलिए और बताइए कि नहीं आप में कुछ दम है, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन था कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन से हैं। b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये i के नीचे r रह जाएगा, और देखो क्या रह जाएगा सेक फाई रह जाएगा, तो 1 अपॉन सेक फाई रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा कॉस फाई। इंटीग्रेशन भी बड़ा अजीब है, अपने अंदर कांस्टेंट बर्दाश्त नहीं करता, बाहर थ्रो कर देता है। तो क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, क्या आई बाई आर कांस्टेंट है, लेकिन फाई और डी फाई यहाँ पर वेरिएबल हैं। अब देखिए फाई का एक्सपेंशन करते हैं भाई, यहाँ पर हम हैं
अभी हम n देख रहे हैं, अचानक से हमने यहां से k को देखना शुरू कर दिया। अभी हम n को देख रहे थे, ये हम यहाँ ऑब्जर्वर बन के बैठे हैं और हम n को देख रहे हैं, तो ये एंगल क्या बन रहा है, फाई। अब हमने वहीं से k को देखना शुरू कर दिया, तो बोलो ये हमारा फाई बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ मानना पड़ेगा, सपोज कर लेंगे अभी कुछ इतना है। फिर यहीं से हमने j को देखना शुरू कर दिया, तो अब देखो ये रेफरेंस लाइन है ना, इसी रेफरेंस लाइन से फाई को आप ले रहे हैं, तो फिर ये वाला एंगल आ जाएगा। यानी कि मेरे इस फाई का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इस फाई का एक्सपेंशन एक तो ये वाला एंगल है, अगर ये वाला एंगल ले लें तो हम किसको कवर कर लेंगे, के को। एक ये वाला एंगल है, अगर इसको कवर कर लें तो किसको कवर कर लेंगे, जे को। तो मान लिया कि ये एंगल अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। फिर से बात को सुनो समझो, लिमिट्स पे बात आनी है, लिमिट्स। तो फाई हमारे लिए वेरिएबल है, अगर हम यहां से बैठ करके के को देख लें तो मुझे वायर का लास्ट पॉइंट मिल जाएगा, तो उसके लिए फाई को क्या बनना पड़ेगा, बीटा बनना पड़ेगा। अब जरा ऊपर की तरफ विजन ले लें, जैसे तुमने नीचे विजन पे फाई लिया ऐसे ऊपर भी सोच लो। भाई आप ये समझो ना कि आइडियल से नीचे लिया, ऐसे ऊपर भी तो लिया जा सकता था, तो ऊपर के लिए फाई की वैल्यू कितनी बननी पड़ेगी, अल्फा। तो यानी फाई का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, बीटा से अल्फा तक। तो हमने यहां पर अभी मैं साइन भी लूंगा, बीटा से अल्फा तक का लिमिट्स लगा दिया फाई का, कि अगर आप ये कर लोगे तो पूरा पूरा वायर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आपने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बता रखा है मुझे, तो मैंने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आई बाई आर। कॉस फाई डी फाई का आ गया साइन एक्स, तो साइन फाई आ गया, और लिमिट लगा दी मैंने बीटा से अल्फा। स्पेशली जो मैथमेटिशियन है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और बायो वाले कैंडिडेट जितना आप जानते हो उतना तो उनको जानना ही पड़ेगा। तो इस बायो वाले कैंडिडेट कोई दिक्कत, फाई का एक्सपेंशन समझ में आया। अब अपने जो है किसी वेल विशर ने कहा कि बीटा पर नेगेटिव लगा लो या फिर अल्फा पर नेगेटिव लगा लो। ऐसा क्यों है, ऐसा भाई इसलिए है, देखो ये पीएम वाली रेफरेंस लाइन है, बोलो, और जब तुम ये वाला एंगल ले रहे हो तो क्लॉक में जा रहे हो, और जब तुम ये वाला एंगल ले रहे हो तो एंटी क्लॉक में जा रहे हो। ये तो कहीं होता नहीं है, या तो एंगल हमेशा क्लॉक में चलते हैं या फिर एंटी क्लॉक में। तो अल्फा अपना कैसा है, क्लॉक वाला, और बीटा कैसा है, एंटी क्लॉक वाला। तो एंटी क्लॉक वाले को क्लॉक बनाने के लिए क्या लगाते हैं, नेगेटिव। बोलो भाई, अगर आपके पास में एंटी क्लॉक एंगल है तो क्लॉक कैसे बनेगा, नेगेटिव लगा दीजिए। या फिर आप बीटा को ले लो तो अल्फा पे क्या लगा दो, नेगेटिव, जैसी भी आपकी मर्जी हो। तो हमने यहाँ पर कहा कि जनरली हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, जब भी कोई रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो एंगल ऐसे काउंट करते हैं ना, बोलो भाई। तो अब यहाँ पर जब आप ये काम करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, और पहले फाई की जगह पे अल्फा लिखा जाएगा, फिर अपना वाला माइनस लगाया जाएगा लिमिट्स लगा देने के बाद, फिर वही साइन और फाई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस का बीटा लिखा जाएगा। और जब इतना काम हो जाएगा तो लीजिए रिजल्ट से 1-2 स्टेप पीछे हैं। b बराबर आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर, और ये आया साइन अल्फा और प्लस का साइन बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका आ गया फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ का जो वायर है वो अपने से परपेंडिकुलरली पॉइंट कैपिटल आर डिस्टेंस पर कितनी फील्ड देता है। तो ये आपका जो है डेरिवेशन था, क्लियर हुआ कि नहीं। अब बीच में डिस्कशन में वेरिएबल्स की बातें हो रही हैं कि बताओ इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, उसी डिस्कशन में बीच में जो है लिमिट्स की बातें हो रही है, बताई जा सकती हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। बीटा पे नेगेटिव क्यों लगा दिया, ये सुनने वाली बातें हैं, डिस्कशन की चीज़ें हैं, वहाँ लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।